नहीं है। एक गरीब का बेटा किसी भी पार्टी का नेता नहीं बन सकता। विधायकी का टिकट नहीं ले सकता, हाँ, कोई ब्लॉक नहीं प्रमुखी का टिकट नहीं पा सकता, जी बिल्कुल। इवन ग्राम प्रधान भी नहीं बन सकता पार्टी का। तो ये जो होता है ना, पानी में जब वो दारू पी लेता है हाँ। तो पक्का दारूबाज बन जाता है। हाँ। वाली पीढ़ियां दारू, पैसा, लोभ, लालच, जात, धर्म के नाम पे वोट न मांग पाए, कर्मठता पे मांगे। गांव में विधायक जीत जाता है, वो गांव में जाना नहीं चाहता। वैसे होना हम लोग चाहते हैं कि आजमगढ़ चतुर्भुज विकास हो। अभी पूछते हैं उसमें कि 35 लाख रुपए से आपके हरियाणा में कोई पहले बजट आता है, खूब आता है, लेकिन कौन तरह की बीमारी से नहीं मरेगा, ऐजा होगा। विधायक और सांसद सबको जिम्मेदार बनाए, जात बिरादरी धर्म की बात को। नमस्कार भाई साहब। जी नमस्ते। बीडीएस न्यूज़ पावर आज भारत रक्षा दल के आजमगढ़ ऑफिस में आया हुआ है। उसकी पूरी टीम की तरफ से एक पॉडकास्ट की तैयारी है। अब उसमें भारत रक्षा दल के जो फाउंडर्स मेंबर हैं, सर आप अपने बारे में थोड़ा बताएं कि भारत रक्षा दल का जो आपने दिमाग में जो विचार आया था, जी जी। वो विचार कहाँ से आया था? हम लोग सर पढ़ाई काल से हम लोगों ने पढ़ा है कि जितने महापुरुषों के प्रेरक प्रसंग पढ़े हैं बचपन से, सब जी, कुछ जी, पढ़ते जी। रहे। और हमने ढेर सारी, जब हम पढ़ रहे थे तभी से ये श्री राम शर्मा आचार्य जी की पत्रिका में बीच बीच में छोटी छोटी कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग पढ़ते। भगत सिंह की जेल डायरी और ढेर सारी किताबें पढ़ी, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस की कहानियाँ पढ़ी, बहुत कुछ। और जो अंग्रेजों की गुलामी और मुगलों का गुलाम का काल था, उसका अध्ययन किया, इतिहास और समाजशास्त्र वगैरह सब कुछ पढ़े हम लोग कॉमर्स के छात्र। लेकिन फिर भी लगा कि सब कुछ होते हुए हमारा देश आज बद से बदतर स्थिति में पहुंच रहा है। 75 साल 60 साल आज़ादी को हुए, लेकिन हमारे गांव आज भी वही नाली, सड़क, खड़ंजा, लाइट, बिजली, पानी, दवाई, पढ़ाई, स्वास्थ्य के लिए तरस रहे हैं। आखिर कारण क्या है? हमें लगा कि जो दुखी है, जो पीड़ित है, उसको आवाज़ देने की जरूरत है। तो अगर जिसको दर्द हो रहा है वो चिल्लाएगा तो उसका असर कुछ होगा। तो ये देखा कि हमको पढ़ाई लिखाई का मतलब सिर्फ पेट भर लेना नहीं है, फिर अपना बैंक बैलेंस कर लेना, बिल्डिंग खड़ी कर लेना, अकाउंट मोटा कर लेना। भगवान ने हमें इस धरा पे मालिक नहीं माली बनाया। तो माली का दायित्व निभाने के लिए देखा कि अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार, ढेर सारा शोषण हो रहा है, कार्यालय, ऑफिस, थाना, हर जगह, कदम कदम पे। तो भगत सिंह, शेखर, सुभाष ने भी तो जब जब इस तरह का शोषण हुआ आवाज उठाई, अपनी जिम्मेदारी निभाई। तो हम लोग भगत, शेखर, सुभाष तो नहीं बन सकते, लेकिन उन्होंने जो रास्ता दिखाया उनके पश्चिमों पर 2-4 कदम तो चल सकते हैं। तो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हम लोगों ने इस संगठन की शुरुआत की और उसमें अपनी जिम्मेदारी का एक तरह से अपनी जिम्मेदारी को, अपनी हिस्सेदारी को ईमानदारी पूर्वक निभाने का संकल्प लिया, जो आज भी निरंतर जारी है। तो ये जो आपका संगठन है भारत रक्षा दल, दल शब्द से तो यही लगता है एक राजनीतिक दल है, लेकिन आप बताएं कि ये बतौर राजनीतिक दल है या एक स्वयंसेवी संगठन? अभी ये स्वयंसेवी संस्था है जो स्वप्रेरित है, स्वयंसेवी संस्था के रूप में ही है, स्वयंसेवी संस्था के रूप में है। और बाकी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। और स्वयंसेवी संस्थाएं जो देश को चलाया करते हैं, राजनीति में का कहीं आप संविधान पढ़ेंगे कहीं उल्लेख नहीं है जी, कहीं इस तरह की कोई बात नहीं करी गई। और एक तरह से अगर गैंग बना के इस तरह का कब्जा कर लिया जाए, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि संसद तो एक मंदिर है और मंदिरों में देवता आते उससे पहले शैतानों ने कब्जा कर लिया। राइट, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का कथन है। बिल्कुल। तो हम लोगों को चिंता होती है, आखिर कौन से शैतान, ये कहाँ से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। आज भी हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो तमाम संस्थाएं हैं, हमें दृष्टि में लगता है कि ये तो नेता हैं और बाबा साहब कुछ और कह रहे हैं। हाँ, बाबा साहब तभी कह दिए थे, उस समय से तरह सिलसिला चल रहा है। अभी तमाम संस्थाएं एक आंकड़ा जारी करती हैं। अभी हम कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे कि 43% जिनके ऊपर अपराध का केस चल रहा है वो संसद में बैठे हुए हैं। उसमें कोई पार्टी मायने नहीं रखती, सारी की सारी पार्टियां। और ये जो पार्टियां ऐसे व्यक्तित्व का चुनाव करती हैं जो जिताऊ हो, उनके चरित्र, उनकी ईमानदारी, जनता के प्रति जिम्मेदारी से कोई लेना देना, उनकी सत्ता बनी रहे, उनका वोट बैंक बढ़े, कुर्सियां बची रहें, सबकी दृष्टि ज्यादातर इसी पे। जब सत्ता का आधार ही बाहुबल होगा, यानी करप्शन, भ्रष्टाचार, ठेकेदारी, आतंक, आक्रोश, अन्याय, अत्याचार, जो आप पीछे लिखा हुआ आपकी लाइन कि अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट राजनीति के विरुद्ध भारत रक्षा दल। जी जी।
ये भारत रक्षा दल का एक चरित्र है, बिल्कुल समाज सेवी चरित्र है। बिल्कुल सर। लोगों में एक जन जागरण करना है, बिल्कुल। लोगों की आत्माओं की चेतना उनकी जागृत करनी उनके है, जमीर को जगाना। उनके जमीर को जगाने की कोशिश आप कर रहे हैं शायद भारत रक्षा दल के जी माध्यम जी। से। तो ये जो जमीर जगाने की प्रक्रिया है, तो निश्चित रूप से पार्टियों द्वारा स्थापित राजनेता और राजनीतिक चरित्र कि बिल्कुल विपरीत जाता है, बिल्कुल विपरीत जाएगा। क्योंकि वहाँ ठेकेदारी प्रथा चल रही है बिल्कुल। कि जो सबसे बड़ा बाहुबली है वो सबसे बड़ा ठेकेदार है, वो कुछ नहीं तो डरा धमका के ही जनता का वोट ले सकता है, या फिर जाति की ठेकेदारी से ले सकता है, उससे भी बच गया तो सांप्रदायिक ठेकेदारी से ले सकता है। यानी 3 तरह की ठेकेदारियाँ यूज़ की जा रही हैं, बाहुबल की ठेकेदारी, फिर जाति की ठेकेदारी, फिर आप इसको अपने नज़रिए में फिट करने की कैसे कोशिश कर रहे हैं? ये चीज़ आपको भी पता है, हमको पता है। जो पार्टियों में कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जब इनको मन करता है कि हम चुनाव लड़ें, प्रतिनिधि बने, तो ज़्यादातर चुनावी प्रत्याशियों ने हमको बताया, पार्टियों में जब ये आवेदन देते हैं टिकट मांगने के लिए, तो पूछा जाता है कि आपके खाते में पैसा कितना है। उनकी ईमानदारी, उनकी कर्मठता, जमीनी जुड़ाव से कोई लेना देना नहीं। पहला सारी पार्टियों का, सबसे हम लोग संपर्क कर चुके हैं, सबके यहाँ पूछा जाता है कि कितना खर्चा करेंगे और कितना आपके अकाउंट में है। इससे सिद्ध होता है ईमानदारी, सच्चरिता, जमीनी जुड़ाव और लोग गांव के विकास, लोगों के विकास से कोई लेना देना नहीं है। एक गरीब का बेटा किसी भी पार्टी का नेता नहीं बन सकता, विधायकी का टिकट नहीं ले सकता, हाँ, कोई ब्लॉक प्रमुखी का टिकट नहीं पा सकता, जी बिल्कुल, इवन ग्राम प्रधान भी नहीं बन सकता पार्टी का। तो ये जो होता है ना, पानी ऊपर से नीचे आता है, हाँ। सीढ़ी से जो पानी गिरता है आखिरी सीढ़ी पे आता है, वो अब जा। अब पहले जो प्रधानी का चुनाव वगैरह होता था मान सम्मान के लिए होता था, अब ज़्यादातर जब पैसे की एंट्री हुई तो पैसे के लिए देखे हत्याएं तक हो रही हैं। तो अब चुनावी में प्रधानी और जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के चुनाव में कह लिया जाए, पंचायत चुनाव में बाहुबल, धनबल, मुर्गाबल, दारूबल ज़्यादातर हावी होता जा रहा है। और वही है, आज गाँव का गरीब का एक बेटा जो ईमानदार है, गाँव के लिए कुछ करना चाहता है, वो गाँव के प्रधानी का, बाकी बात तो छोड़ दीजिए, प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसके पास मुर्गा दारू वगैरह खिलाने का पैसा नहीं है, लाखों रुपए वो शराब वगैरह, लालच वगैरह के लिए पैसा नहीं है। तो चाह के भी अगर उसके मन के अंदर इस तरह की भावना उत्पन्न हो रही होगी कि मैं गांव को बदलूंगा, यहाँ का भ्रष्टाचार रोकूंगा, यहाँ का जो वो बजट है, पैसा है, गांव में ही खर्चा होगा, वो नहीं कर सकता। नतीजा आपके सामने है। तो आपने मुर्गा, दारू और पैसा, ये 3 चीज़ों के विरुद्ध जो है जी एक बीड़ा उठाया है। बिल्कुल बीड़ा संकल्प लिया हम लोग। हाँ, ये अभी नजदीकी 1 साल के बाद चुनाव होने हैं। हाँ। जिला पंचायत, ग्राम पंचायत या पंचायत चुनाव कर लीजिए। हाँ, पंचायत चुनाव। उसमें जो ये इसका प्रभाव पड़ता है, इस पे रोकने की जिम्मेदारी मेरे समझ से हर पढ़े लिखे व्यक्ति को है, जो समझदार हर है, नागरिक की है जिम्मेदारी। हर नागरिक ये तो की है। मतलब हर व्यक्तिगत नागरिक की जिम्मेदारी, चाहे हाँ। वो पढ़ा लिखा भी हो या बिल्कुल भी पढ़ा लिखा बिल्कुल, नहीं, क्योंकि दारू का असर अनपढ़ परिवारों पर ज़्यादा पड़ रहा है सर। और कम पढ़ी लिखी परिवार या बिल्कुल अनपढ़ परिवार। इतना ही नहीं सर, ये चुनाव नई पीढ़ी, नई खेप पैदा करते हैं चुनाव में कि जो दारू पीने लगे। 14 साल 15 साल का बच्चा जो जिंदाबाद मुर्दाबाद पोस्टरिंग करता है, इनके लिए वो नारे लगाता है, उसको दारू पिलाते हैं। और ये चुनाव जो पाउच बांटे जाते हैं बकायदा, कई चुनाव में जब वो दारू पी लेता है तो पक्का दारूबाज बन जाता है। फिर क्या होगा, इन पार्टियों की सेटिंग होगी, गांव में दलाली करेगा, 10 लोग और दारू पिलाएगा। तो इसीलिए इस जो नशे का कारोबार है, बहुत बड़ा स्रोत मेरे समझ से ये नज़दीकी ज़मीनी चुनाव को मैं मानता हूँ। इस पर रोक का अभियान चला रहे हैं हम लोग, हर गांव से लोगों को जोड़ने की कोशिश है कि आगामी जो चुनाव आ रहा है, आप सभी से अनुरोध कर रहे हैं हम लोग आपके माध्यम से कि दारू, पैसा, मुर्गा, लालच बांटने वाले को हम ये नहीं करें कि इसको टिकट वोट दो। आप जो भी इस तरह की हरकत कर रहा है, प्लीज़ एक ऐसा उदाहरण बना दो ताकि आने वाली पीढ़ियाँ दारू, पैसा, लोभ, लालच, जात, धर्म के नाम पे वोट न मांग पाए, कर्मठता पे मांगे, ईमानदारी पे मांगे, गांव की भलाई और शोषण के खिलाफ मांगे। तो ये आप इस बात की सच्चाई भी तो जानते होंगे, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता है। बिल्कुल है, जमीन पर उतरना है और इतनी बड़ी राजनीतिक दानव संस्कृति जिसमें प्रशासनिक अत्याचार का, शोषण का, असहयोग का एक संस्कृति बन गई है। चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, किसी भी बड़े से ऑफिसर, छोटे ऑफिसर, चपरासी के पास चले जाएं, बिना पैसे की कोई काम नहीं हो सकता। नहीं, क्या ये व्यवहारिक सच्चाई नहीं है? सच है, ये सच है ना। तो इस सच को अब समाज से हटाना है, आम जनता को सपोर्ट करना। तो ये आम जनता के बिल्कुल अनपढ़ आदमी को भी समझ में आता है। हमारी गांव की मातृशक्ति जिसको लोग नादान समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उसको भी समझ में आता है कि
पीढ़ियां दर पीढ़ियां मुकदमे लड़ रही हैं, वो भी अपने आधे हिस्से जमीन के लिए। बिल्कुल। कई पीढ़ियां उनकी खत्म हो जा रही हैं, या तो आपस में संघर्ष होकर कत्लेआम कर लेती हैं, या फिर वक्त खा जाता है उनको, क्योंकि तब तक फैसला आता है उससे पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल सच बोल रहे हैं, इससे किसी को मतलब नहीं, किसी को लेना देना नहीं, क्योंकि हमारे जो जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं उनको जनता की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं। उनको लगता है जनता परेशान होगी तभी तो विधायक गांव में विधायक जीत जाता है, वो गांव में जाना नहीं चाहता। कोई मीडिया वाला उनसे बात करना चाहे कि सर आपके क्षेत्र में ये सर परेशानियां हैं, आप उसके बारे में क्या बात करें। जैसा आप भी जानते होंगे, अवंतिकापुर धाम के लिए आज 45 सालों से लोग संघर्ष कर रहे हैं, बार रोड बनी हुई है, तो वो एक धाम पथ है जिसको यदि बना दिया गया होता 50,000 से ज़्यादा रोजगार मिल जाता, वो आम आदमी को ही मिलता। सर बिल्कुल सही है, आपकी बात एकदम जायज़ है, आपका कष्ट और पीड़ा जायज़ है, होना चाहिए, इससे रोजगार बढ़ते, आजमगढ़ का पर्यटन बढ़ता, लोग आते, ढेर सारी होती, लेकिन नेताओं को ये पता है कहीं ना कहीं जड़ में जनता है। जनता विकास के नाम पे वोट कहाँ देती है, उसको जाति देखती है, अपना धर्म देखती है, गोत्र देखती है, पार्टी देखती है, पता नहीं कि नेता का एक चरित्र देखती है कि मेरा नेता है, मेरी वाली पार्टी है, उसी का नतीजा ही है। तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे। किसी ने एक शेर कहा है कि कमजोर के हाथों में पैमाना रहेगा, न रिंद रहेंगे न मैखाना रहेगा। बिल्कुल सही, वही हो रहा है, बिल्कुल वही हुआ आज के जमीन पर। आज धर्मेंद्र यादव जो नए नवीन सांसद बने हैं, पहली बार एक बार हार चुके थे, दोबारा फिर से प्रयास किया और जनता ने स्वीकार किया और पूरे दिल से स्वीकार किया और 1,61,000 वोटों से उन्होंने जिताया। वो खुद गए, जीतने के बाद गए थे मेनगर कोटला से होते हुए, जो मेनगर को टच करने वाली जो रोड है, लिंक रोड है, जो धाम पथ से होके जा रही है आमक। उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर कार्य होगा और हम जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन व्यवहारिक जमीन पर न तो विधायक सक्रिय हो रहे हैं, न ब्लॉक प्रमुख सक्रिय हो रहे हैं, न प्रधान सक्रिय हो रहे हैं, न सांसद सक्रिय हो रहे हैं, तो प्रशासन कैसे सक्रिय हो जाएगा? स्वाभाविक है कि नहीं सक्रिय होगा। नहीं होगा तो आज भी पूरी मेनगर से लेकर कोटला तक की पूरी रोड, आप गए भी होंगे, शायद देखा भी होगा, पूरी नहर बनी हुई है। देखो पूरी नहर बनी हुई, आम आदमी जो है गाड़ी जो लेके आया जाएगा उसकी लाइफ भी खत्म हो रही है। कितने लोग गिर जाते हैं, किसी का पैर टूट रहा, किसी की कमर टूट रही, किसी का मतलब अनावश्यक मेडिकल खर्चे बढ़ रहे हैं लोग। बिल्कुल ठीक है। इस सब पे मुंबई हाईकोर्ट ने कुछ साल पहले एक फैसला दिया जी कि आतंकियों से ज्यादा खतरनाक सड़क के गड्ढे हैं। सड़क के गड्ढे हैं, बिल्कुल, क्योंकि उसमें उसमें आतंकी तो एक लोगों को गोली मारता है। हाँ। इन गड्ढों से कई लोग गिर के घायल होते हैं, कई परिवार का एक्सीडेंट, आधमरे हो जाते हैं, पूरी लाइफ पैरालिसिस, और एक लंबे समय तक ये सिलसिला चलता है। ये पैरालिसिस वाला जो प्रॉब्लम, किसी का चिंतन नहीं होता, किसी को तकलीफ नहीं होती, नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेता अपना काला शीशा चढ़ाते हैं, वो लग्जरी गाड़ियों से गुजरते हैं जिसमें हिचकोले भी नहीं खाते वो, और शीशा तो चढ़ा रहता है। उनसे गड्ढों से क्या भारत रक्षा दल अवंतिकापुर धाम से दोनों जो पथ हैं, धाम से लेके सोनवारा मोड़ रानी सराय तक जोड़ने वाला लिंक रोड 3.5 से 4 किलोमीटर, और जो कोटला से लेके मेनगर रोड को लिंक करता है अवंतिकापुर धाम होते हुए जाता है, इसके लिए मांग करता है भारत रक्षा होना है। हम लोग चाहते हैं कि आजमगढ़ चतुर्भुज विकास होगा तो बेरोजगारी घटेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, अपने घर के पास रहेंगे और लोग खुशहाल, थोड़ा सा तो परसेंटेज हो, इसमें लोग नेताओं और प्रतिनिधियों को सोचना चाहिए ताकि खुशहाल जिंदगी। एक पॉडकास्ट आपने अभी जल्दी ही देखा होगा कि राहुल गांधी जी विदेश में जा कर के अमेरिकन प्रशासन से कम समय देते हैं, वहाँ के कुछ भारतीय नागरिक जो वहाँ पे जा कर के रोज़गार पाने का तलाश कर रहे थे। उस पॉडकास्ट में ये दिखाया जा रहा है कि हरियाणा जैसे जो एक विकसित स्टेट है और दिल्ली एनसीआर का पार्ट है, उसके बावजूद भी 35 लाख रुपया लेकर के लोग, राहुल गांधी पूछते हैं उसमें कि 35 लाख रुपए से आपके हरियाणा में कोई रोज़गार नहीं खोल सकते थे? वो तो बहुत विकसित जगह है और वहाँ के लोग बेरोज़गारी से झेल करके यहाँ पे आके रोज़गार ढूंढ रहे हैं अमेरिका में, वो भी गलत रास्ते से आके, जिसमें कितने लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। तो इसका ये क्या संकेत दे रहा है आपकी नज़र में? अब बहुत दूर न जाइए, इस समय प्रेजेंट टाइम में मैं देखा था, अखबारों में चल रहा था कि इजराइल जाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराई है, और मैं कल परसों पढ़ रहा था कि 62,000 लोगों ने किया। पता नहीं ये क्या हो क्या रहा है। ये वहाँ पे युद्ध छिड़ा हुआ है, फिर भी जाने के लोग तैयार, जाने के लिए अपना जान जोखिम पे डाल के लोग जाने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है सर कि वो अपने जीवन से त्रस्त आ चुके हैं, त्रस्त है, रोटी नहीं मिल रही है, लोग परेशान है, इस पे चिंतन भूख से मरने से ज्यादा बेहतर है कि वहाँ गोली खा के मर जाना। तो जिस भी विधानसभा, लोकसभा और
डिस्ट्रिक्ट से जा रहे हैं उस क्षेत्र के प्रतिनिधियों की प्राथमिक जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। यानी वो जो जितने भी ऐसे बेबस लाचार मजबूर लोग जो महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त आकर के विदेशों में वो भी गलत रास्ते से होकर के रोजगार ढूंढ रहे हैं, उसकी नैतिक जिम्मेदारी इन जनप्रतिनिधियों को होती है या नहीं होती है? बिल्कुल, जनप्रतिनिधियों और जिनको हम वेतन भी दे रहे हैं सब वेतन भोगी हैं। आजकल राजनीति भी तो वो नौकरी व पेशा वाली है। तो प्रशासन तो खैर शून्य हो गया है। जी, प्रशासन क्योंकि इसको गवर्न कौन करता है? नेता ही कर रहे हैं। प्रशासन जी, तो जैसा नेतृत्व होता प्रशासन होगा। तो होता क्या, जैसे स्वास्थ्य विभाग में चले जाइए, गांव में टीबी है, तमाम इस तरह की बीमारियां हैं, गरीब आदमी यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, एक आध बार आते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में भेज दिया जाता है, धक्के खाते हैं। और सरकार ढेर सारा बजट भी अलाउ करती है, उसके लिए बजट आता है, खूब आता है, लेकिन कौन बंदर बांट कर रहा है इसकी निगरानी ठीक ढंग से नहीं हो पाती है, नतीजा तमाम लोग उसी तरह। तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी क्षेत्र किसी गाँव में सरकार बजट कर रही है कि कोई टीबी से नहीं मरेगा, कोई इस तरह की बीमारी से नहीं मरेगा, हैजा वगैरह, डिहाइड्रेशन वगैरह, छोटी छोटी बीमारियां, बाकी तो कुछ भगवान के जिम्मे है। अगर इस तरह की लापरवाही होती है, प्रधान को जिम्मेदार बनाया जाए, प्रमुख को बनाया जाए, विधायक और सांसद सबको जिम्मेदार बनाया जाए, क्योंकि उसी का इन्हें भत्ता वगैरह ढेर सारी सुविधाएं दी जाती हैं। तो रिस्पॉन्सिबल कौन, अधिकार तो लिया आपने, जिम्मेदारी कौन ले? बिल्कुल बिल्कुल। उसी से तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो हैं अपनी ड्यूटीज़ को खुद डिनाय करते हैं और उसके बाद रिजल्ट घोषित कर देते हैं, जो अपराधी नहीं उसे अपराधी घोषित कर देते हैं। उस पर भी आप अपनी पिछली वाली जो आप एक वहाँ पर कार्यक्रम किया था एक जागरण के तौर पर स्थापना दिवस पर, जी, उसमें भी आपने बोला था कि जो अधिकारी यदि जिम्मेदार हैं और उनके फैसले यदि गलत साबित होते हैं तो क्या होना चाहिए? मैं तो बोल रहा हूँ कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, न्यायिक जवाबदेही होनी चाहिए। एक अधिकारी एक फैसला सुना देता है, हो सकता है धनुगाई करके किया हो या किसी दबाव में लोभ लालच से किया हो, फैसला तो गलत कर दिया, नियम के विरुद्ध भी जाके करते हैं, और उसके खिलाफ कोई रेमडी भुक्तभोगी को नहीं होती। इतनी ही रेमडी है कि आप ऊपर की अदालत में अपील निगरानी वगैरह कर सकते हो, और ऊपर की अदालतें जब उसका फैसला निरस्त करती हैं, इसका मतलब गलती तो किया था उसने, तो वो हैरेसमेंट का इंसेंटिव भी तो उसे मिलना चाहिए। बिल्कुल, गलतियां उसने करी, भुगत रहा है कोई और, तो इसकी जवाबदेही कब तय होगी ये पूछता है भारत रक्षा दल। भारत रक्षा दल ये चाहता है कि यदि किसी को अनावश्यक प्रताड़ना मिली है तो उसकी रिकवरी इंसेंटिव जिम्मेदार लोगों होना चाहिए, वो जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों, न्यायाधीशों से होनी चाहिए। जी बिल्कुल, कभी कभी जैसे होता है ना कि अनावश्यक रूप से किसी का क्राइम में नाम डाल दिया, किसी दोस्त के कई बार किसी दोस्त के प्रभाव में आकर के ऐसा किया जाता है, उसको फेवर करने के बाद में उसका जीवन बर्बाद होता है। तो कौन, जो पहला व्यक्ति जिसने विवेचना करी, जिसने FIR दर्ज कराई, उसका रिपोर्ट चार्जशीट वगैरह लगाया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई, उसे रिकवर किया जाना सारा पैसा। बिल्कुल, और उसकी वो टार्चर पीरियड का जो इंसेंटिव प्लान के अंदर तैयार किया जाना चाहिए, रिटेन होना चाहिए, वो गवर्नमेंट तैयार करे, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले इस बात को, प्रशासन रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चाहिए। तो हालांकि थोड़ा सा जनता को भी जिम्मेदार होना होगा, और मेरा मानना है बिल्कुल बिल्कुल जनता को अवेयर होना पड़ेगा कि उसके साथ हो क्या रहा है। जनता को एक चीज मैं कहना चाहूँगा, कड़ी बात है, मुफ्तखोर नहीं बनने के, मुफ्तखोर नहीं, स्वावलंबी बन जाए, बहुत कुछ सुधरने लगेगा। जनता इसलिए नहीं बोलती कि पाउच पर बिकना बंद करना पड़ेगा, बहुत कुछ मुफ्त में चाहिए, 5 किलो अनाज पे अपनी नैतिकता बेचना में आप देखते हैं, राशन देंगे तो कोई स्कूटी देगा, तो कोई मोबाइल देगा, तो कोई भत्ता देगा, तो कोई साड़ी देगा। ये क्या कर रहे हैं यार? हमें उस लायक बनाओ कि हम खरीद के खा सकें। जब तक ये देश इस तरह के स्वावलंबी नहीं होगा, हमारे क्रांतिकारियों का सपना पूरा नहीं होगा। यानी जो हमारी शहादतें दी गई थी जिस मिशन को लेकर के, अभी आपने सुना होगा एक फौजी कमांडेंट अपनी पत्नी के साथ, उसको कुछ लोग रास्ते में रोकते हैं और थाने में जाता है संरक्षण के लिए, और उस पर वहाँ पर क्या हो रहा है कि पुलिस वाले और पूरी महिला जो वहाँ पे महिला का शोषण कर रही, पुरुष महिला का शोषण तो कर ही रहा है, महिला कांस्टेबल ने ही शुरुआत कराई, एक कमांडेंट की बीवी का, जो एक फौजी है, वो वहाँ पर मरने के लिए तैयार रहता है बॉर्डर पर, और यहाँ देश की इंटरनल फोर्स जो है उसका अपमान कर रही है, उसका अंडरवियर तक उतरवा लेती है, उसके सीने पर लात मारा जाता है। इसे आप किस नजरिए से भारत रक्षा दल, अगर इस तरह का कोई कर रहा है तो वो तो आदमी तो नहीं होगा, वो वर्दी में छुपा हुआ राक्षस ही हो सकता है। पता नहीं किस गलती से उसको वर्दी मिल गई।
ऐसे लोगों को क्या फांसी की सजा नहीं अरे होनी चाहिए? सर, वो तो ऐसे छोटा है। लोगों पर बुलडोजर ऐसे कार्रवाई नहीं छोटा होनी है। चाहिए? उदाहरण बनना चाहिए, ऐसे लोगों को उदाहरण बनना चाहिए। ऐसे लोगों को पहला बुलडोजर नहीं पे चलना है, क्योंकि जिसकी जिम्मेदारी अगर वो लापरवाही कर रहा है, हाँ। उसके ऊपर ज़्यादा कार्रवाई। उस पर ज़्यादा कार्रवाई और होनी चाहिए। कहीं यदि ना आपकी कहीं- सरकार बन जाए तो आप क्या फैसले सुनाओगे? फर्ज कर लो आप मुख्यमंत्री हैं। तो मेरी सरकार अभी तो उस पर चर्चा नहीं कर रहा मैं, लेकिन फर्ज करिए मैं आपको अच्छा, एज्यूम फर्ज कर रहा हूँ, हाँ। यदि मैं मुख्यमंत्री होता, हम लोगों तो क्या होता? ऐसे लिखा है हाँ, उसमें। ये कैसे लिख रहे हैं आप? इससे लिखते थे हम लोग, हाँ, इस देश का प्रधानमंत्री हाँ। होता, हम लोग तो को क्या पढ़ाया गया होता? था। तो एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए, तो आप किस मुख्यमंत्री की भूमिका में हो? तो हमको लगता है कि सबकी जड़ में शिक्षा नीति है। शिक्षा नागरिक पैदा करती है, नागरिक ही इस देश का नेता बनता है, डॉक्टर बनता है, कलेक्टर बनता है, जो भी बनता है, इंजीनियर, डॉक्टर। अगर ये शिक्षा हमारी कहीं भी स्कूलों में नैतिकता की बात नहीं होती है, हाँ। ईमानदारी पर चर्चा नहीं होती, नियति और नैतिकता की बात नहीं होती। कहीं जब तक नहीं। नियति और नैतिकता का भारत प्रोडक्शन नहीं करेगा, ऐसे परिणाम- नागरिकों का प्रोडक्शन नहीं करेगा, तो नियति और नैतिकता पर आधारित हो, तो नीतियाँ कैसे सही हो सकती? तो शासन दो चीजों से चलता है, एक तो नैतिकता, जागरूकता, दूसरे है ना, डर कि गलत करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा। जी। वो कोई हो, कानून सबके लिए बराबर होना बराबर चाहिए, होना। सामान्य आदमी हो, किसी जाति बिरादरी का हो, किसी पद पे रहता हो, कानून की लाठी तो एक ही, उसमें भेद नहीं होना चाहिए। जाति और धर्म के आधार पर नहीं, उसका क्योंकि डिवीजन नहीं किया जा चोट तो सकता। सबको बराबर लगती है ना। क्यों मैं मुख्यमंत्री, यदि आप मान लीजिए आप श्रीवास्तव जी हैं और आप मुख्यमंत्री बन गए, तो श्रीवास्तव के जितने भी केसेस होंगे सब पेंडिंग हो जाएंगे। नहीं नहीं, ये तो छोटापन कह लिया जाए, मेरी नासमझी का परिणाम होगा, इस तरह से चीज़ें नहीं होती। जब हम किसी पद पे बैठते हैं तो किसी पार्टी के नहीं होते, किसी व्यक्ति के और किसी जाति के नहीं होते, सब लोग पूरा देश हमारा होता है, पूरा क्षेत्र हमारा, क्योंकि पद किसी बिरादरी के लिए नहीं होता, योग्यता का है। तो योग्य व्यक्ति जब पदों पर बैठेगा तो वो जात, धर्म, फलनवा ढिकनवा पे कोई निर्णय नहीं लेता ना, ये कोई कार्रवाई करता। तो ऐसे अब आप एक नटशेल में ये बताएं कि भारत रक्षा दल का जो इंस्टीट्यूशन आप लेके चले हैं, वो कब से लेके चले हैं? 1998 से 1998 से आपने पढ़ाई के दिनों से। पढ़ाई के दिनों से भगत सिंह ने जब वो हाई स्कूल में एंट्रेंस पार कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस जब सीढ़ियों से उतर रहे थे, हाई स्कूल पढ़ रहे थे ना, तभी थप्पड़ मारा था अंग्रेजों तो को। आपने भी खेतों में बंदूकें रिवाल्वर बोना शुरू कर दिया था क्या? बंदूकें रिवाल्वर तो नहीं बोल, लेकिन लोगों से बात करना, लोगों को जगाना, चर्चा शुरू कर दिया था। मैं आपको बताऊं, ये घटना मेरे साथ घटी थी। मैं डाक खाने में, नौकरी का मामला था, पोस्टर ऑर्डर लगता था आवेदन के साथ, मैं वहाँ लाइन लगाया था, तो उस पर 50 पैसा प्रिंट होता था कमीशन, और 2-2, 3-3 रुपया करके कमीशन बढ़ा के ले लिए, मैं वहीं बैठ गया। लाइन ढेर सारी लंबी लगी थी। जब मैं पोस्टर ऑर्डर हाथ में ले लिया, मैंने देखा कि कमीशन इतना है, आप इतना क्यों लिए? तो वो सामने वाला कह रहा है, जो खिड़की के अंदर बैठा बाबू था, का लेना हो तो ले, नहीं तो हटो। मैं कहा तो आप पोस्टर ऑर्डर दे दिए हैं मुझको, वापस तो नहीं ले पाएंगे, जो कमीशन से ज़्यादा लिया है मुझको वापस चाहिए। तो जो पीछे लाइन में लगे हुए लोग हैं, जानते हैं क्या कह रहे थे कि 3 रुपये के लिए लड़ाई कर रहे हो, चलो हटो, देर कर रहे हो। मैं कहा 3-3 रुपया दे दो जितने लोग लगे हो। कोई तैयार नहीं होता। मैं प्रवर अधीक्षक के पास गया, मैं कहा 3 रुपया मुझसे ज़्यादा लिए हैं। प्रवर अधीक्षक मुस्कुराने लगे धीरे से कि 3 रुपये ज़्यादा ले गए। हाँ सर, प्रिंट इतना था, 3 रुपये मुझको वापस चाहिए। तो मैं प्रवर अधीक्षक को जिद करके उनको साथ, वो पूरब तरफ उनका वो ऑफिस है, वहाँ से ले आके मैं आया, बाबू से 3 रुपया लिया, तभी मैं हटा। तो ये होता है एक दृढ़ संकल्प ये होता है। जिद थी, अगर सही काम करेंगे तो रिजल्ट तो कुछ आना ही आना, हो सकता देर सही लेकिन आएगा। जब हमने शुरुआत करी, आज हम लोगों के साथ कई हजार लोग हैं। इसका मतलब जन चेतना जागृत हो रही है, लोग आगे आना चाह रहे हैं। ढेर सारी मजबूरियां होती हैं, आर्थिक मजबूरी होती है, सामाजिक मजबूरी होती है, राजनीतिक मजबूरी होती है, इसी में आदमी उलझा हुआ है। जब इस पर हम विश्वास दिला लेंगे कि इससे बाहर कुछ किया जा सकता है, लोग आएंगे। तो ऐसे समान विचारधारा वाले संगठन या वैचारिक संगठन, जो संगठन नहीं एक विचारधारा है, वैचारिक संगठन है, और जो आपके विचारों से मैच करते हैं, तो क्या ऐसे एकदम स्वागत है सर, मोस्ट वेलकम। हाथ से हाथ मिला लेना होगा, क्योंकि सबका मिशन तो विवेक ही है ना। सबको लंका जलानी है तो इकट्ठा हो जाना होगा। भालू, बंदर, अंगद, हनुमान जितने, सबको एक साथ होके तभी तो समुद्र पे वो पुल बनाना होगा, उसके बाद कुछ करना होगा।
और सबका स्वागत, सबका अपील कर रहा हूँ कि आइए, अलग अलग पानी की बूंद के रूप में अपना अस्तित्व बहुत दिन तक बचा नहीं पाएंगे, और ढेर सारी बूंदें जब इकट्ठा होती हैं तो समुद्र बनता है। आइए बाढ़ ला दें, आइए नदियाँ कर दें। तो छोटी छोटी जो एनर्जी हमारी ताकत है, एक दिशा में एकजुट होकर रखना, कोई दाएं कोई बाएं, कोई उत्तर कोई दक्षिण, दाएं बाएं जा रहा है, नतीजा सामने। बिल्कुल ठीक। लोग हतोत्साहित होकर एक दिन शांत हो जाएंगे। तो आपका ये जो पॉडकास्ट हो रहा है बीबीएस न्यूज़ पावर के चैनल पे हो रहा है, बीबीएस का मतलब है बराबरी, भाईचारा, सहभागिता का परिवार, जिसकी आवाज़ का नाम है बीबीएस न्यूज़ पावर। बहुत सुंदर। ये तो इस देश की संस्कृति और मिठास ही रही है, सृष्टि की उत्पत्ति यहीं से हुई है, भारत का डीएनए रहा है, भारत का डीएनए रहा है। यहाँ कभी राम सिंह पैदा तो नहीं हुए, राम ने सिंह नहीं लगाया, कृष्ण यादव ये नहीं लिखा, ये हम लोग ये जो बीच अभी 10-20 सालों से अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए लोगों ने ऐसा जातियों का डिवीजन कर दिया, जातियाँ उपजातियाँ पता नहीं क्या क्या ढेर सारे। अब क्या बोला जाए उस पर? भगवान कृष्ण खुद कहते हैं गीता के अंदर शम्मो अहम सर्वभूतेषु, जिसका मतलब होता है कि सभी जीवों में मैं ही आत्मा रूप में रहता हूँ। तो सभी तो एक ही जाति के हो गए। बिल्कुल। इस पर आपका क्या सोचना है? अरे जातियाँ तो दो ही बनी, गरीब अमीर, और हम लोग पढ़े हैं व्याकरण में जी, कर्म के आधार पर भगवान कृष्ण गीता में भी अर्जुन से स्त्रीलिंग अर्जुन तुम्हारा कर्म क्या है, और जाति ना तो फिर मैंने 3 ही बनाई है, हाँ, स्त्री पुरुष और न्यूट्रल में बनाया। तो ये बीच में तो ये बंटवारा हुआ, तो ये इंसानी दिमाग की फितरत है नहीं, उसके पीछे सर ये षड्यंत्र है। षड्यंत्र नहीं कहा जाए उसको, आज हम षड्यंत्र बना दिए, षड्यंत्र नहीं था, लोगों की आइडेंटिटी क्लियर करनी थी। अच्छा। जब आप बैंक में जाएंगे तो काम बांटा गया था कि कोई किसानी करेगा तो किसान हो गया, बिरादरी नहीं बताई, किसान काम के आधार पर उसका, जिसने लकड़ी काटी कहा ये बढ़ई भाई हैं, ये लकड़ी काटेंगे, ये लोहार भाई लोहा का काम करेंगे, आसान तरीके में, आसान तरीके से जैसा काम बांट का बंटवारा किया गया। लेकिन उसको दूसरे तरीके में राजनीतिक रूप से लाभ लेने की ऐसी कुकृत्य किया, उसका कन्वर्जन किया गया जी, तो सिर्फ राजनीतिक लाभ, बाकी चीजें कुछ नहीं। तो क्या आप इसका विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं? घोर विरोध कर रहा हूँ मैं इस तरह के मानसिकता का। मैं तो चाह रहा हूँ ये भारत है, भारत का हर बच्चा भारतीय क्यों नहीं? यही तो दुर्भाग्य है, यही तो दुर्भाग्य, उसी पे तो लड़ना हम लोगों को। हर बच्चा भारतीय है, या बाकी चीजें तो भगवान कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं या तो पार्थ कहते हैं या भारत कहते हैं, हे भारत उठो। बिल्कुल। तो पहले देश फिर हम, देश बचेगा तभी ना हम बचेंगे। जब वतन ही न होगा तो क्या बांटिएगा, कैसे ने लिखा है ना, ये मंदिर ये मस्जिद शिवालों के झगड़े, जब वतन ही न होगा तो क्या बांटिएगा। तो आपको आपके नजरिए में भारत रक्षा दल के सोच में भारत के नागरिकों की प्रोडक्शन इंडस्ट्री किसे मानते हैं? शिक्षा को तो बताया मैं, नागरिक तो वहीं से तो पैदा होते हैं, वही जन्म, माँ हमारी पहली गुरु होती है। यानी शिक्षा भ्रष्ट नागरिकों का प्रोडक्शन कर रही है, या नैतिकता, नियति और नीति और नैतिकता वाले महापुरुषों को पैदा कर रही है? जब हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आज आप भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, हर कोई परेशान है। इसका मतलब जो भ्रष्टाचार का इतना ज्यादा बोलबाला है, इसका मतलब जो प्रोडक्शन हमारी यूनिट है, वहीं से गड़बड़ी, वहीं से गड़बड़ी। हमारे संस्कार में वो भ्रष्टाचार बोया गया है। बिल्कुल। कलाम जी ने एक बात करी थी, भ्रष्टाचार मिटाना है तो बस 3 लोग दुरुस्त हो जाएं, अभी मामला ठीक हो जाएगा, माँ बाप और गुरु। ये जिस दिन चाह लें, देखिए अब यहीं से एक, जब माँ बाप आपका नाम ले रहे हैं, 3 इन्होंने बताई, तो उसे ही तो गर्व की पाठशाला कहेंगे। बिल्कुल सर, जो गीता में अर्जुन के और अभिमन्यु वाली कहानी जो है, तो हमारी वहीं से माँ के पेट से ही संस्कार डेवलप करने की संस्कृति हमारे यहाँ, संस्कृति ही नहीं वो ताकत रही है, वो एजुकेशन सिस्टम रहा है। हाँ, वो सिस्टम रहा है हमारा, माँ के पेट में ही सिखा देते थे। तो हम जब भ्रूण के बारे में सोचते तो एक हमारे राजाओं में भी एक परंपरा थी, एक प्लान की जाती थी कि हमें बेटा पैदा करना है या बेटी पैदा करना। उसके लिए गुरुओं को बुलाया जाता, उसके लिए मातृशक्ति को संस्कारित किया जाता, इसीलिए विभिन्न संस्कारों की व्यवस्था करी गई थी। जी जी जी, ताकि इसी अनुसार सारी चीजों, वही संस्कार नैतिकता का तो पाठ पढ़ाते थे, राइट, वहीं से शुरुआत होनी थी, वही तो सनातन था हमारा। सनातन मतलब आत्मचिंतन से समझते हैं या जाति सिस्टम से समझते हैं? मैं चिंतन से, वही सनातन ही तो धर्म है हमारा, आत्मा ही सनातन है, यानी अस्थाई है, ये इसका मतलब सनातन है या कुछ और नहीं। अब इससे इतर कौन सा सनातन होता है? अहम ब्रह्मास्मि,
हम ब्रह्म के अंश हैं, है ना। कृष्ण ने भी कहा था उसके अंश तो हैं। उन्होंने कहा कि मैं सब में हूँ, सब मुझ में हूँ। वो तो बात फिर अमेरिका वालों पे भी लागू होती है, ब्रिटेन वालों पर, मुसलमान पे भी लागू होती है, सब पे लागू होती है। किसी और जाति और धर्म के नाम से। ईश्वर ने बताया ना, सारे धर्मों का एक सार है। हाँ। कि सारे जीव जंतु सब कुछ उसी के बनाए हुए। यानी हमारी स्पिरिचुअल, भारत की जो स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस है वही वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा परिभाषित करता है। अरे क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? सर, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हमारी संस्कृति रही सभी सुखी हो, सब प्रसन्न हो, सब कुछ हो, उसके बाद जी मुझको भी कोई दुख न हो। हाँ। हे जग के रक्षक प्रतिपालक, जब सब जग दमका लेना, तब मेरे भी जीवन पथ पर कुछ किरणें चमका दे। यह भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, यही सनातन का मतलब है। यही सनातन। इसके अलावा यदि कोई सनातन की परिभाषा, यही भारतीय धर्म है और सारे धर्मों का सार है ये। कोई धर्म इसको काट नहीं सकता। सारी दुनिया की जितनी भी धर्म संस्कृतियां हैं उनका जो बीज है, बीज मंत्र है, वो यही है कि अहम ब्रह्मास्मि। बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर राष्ट्र देवता कोई व्यक्ति भूखा है इस राष्ट्र में, तो तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं होगी। मुस्लिम धर्म कहता है कि पड़ोसी अगर भूखा सोया तो तुमको भूखा नहीं रहना चाहिए, हाँ, भूखे नहीं रहना चाहिए, तुम्हारा वो सारी चीज़ें स्वीकार नहीं की जाएंगी। इस कहीं जात बिरादरी धर्म की बात तो नहीं की है ना। कोई धर्म नहीं कहता कि झूठ बोलो, बेईमानी करो, मक्कारी करो, मिलावट करो, किसी का गला काट दो, किसी का लूट लो। कोई धर्म बोलता हो तो बताइए। हो सकता है उसमें गलत लोगों ने कुछ कर दिया हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। अच्छा, आज अब एक भारतीय संस्कृति के अंदर एक और तरह की मिलावट और एक अलग तरह की एक सांप्रदायिक गैंग तैयार की जा रही है और बहुत ही विध्वंसक चरित्र मेरे व्यक्तिगत समझ में आता है कि देखिए, हम महात्मा बुद्ध की बात करते हैं। महात्मा बुद्ध वास्तव में किस विराट व्यक्तित्व का नाम है शायद जनता समझती नहीं है, और बुद्ध के नाम पर वहाँ पर भी एक नई तरह की कम्युनिटी तैयार की जा रही है। क्योंकि महात्मा बुद्ध कहते हैं, उनका मेन जो था क्या था, सत्य अहिंसा परमो धर्म। बिल्कुल उनका सार है। हाँ। सत्य अहिंसा, सत्य क्या है वो फिर वही आत्मा में भी बात आ जाती है। आत्मा ही सत्य है, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं, तो फर्जी, सब निरर्थक है। तो सत्य अहिंसा परमो धर्म, और उसका उद्देश्य अहिंसावादी समाज को जन्म देना। बड़े दुर्भाग्य की बात है सर, विजय सर, दुर्भाग्य है आज का जो दुर्भाग्य है, महापुरुषों को राजनीति में वोट लेने का हथियार बना लिया। जी जी जी। बिरादरियों में बांटा, उनकी विचारधारा को अपनी पार्टी की विचारधारा से मिलाया, और सारी पार्टियों का मेरे समझ से चरित्र यही है। तो कम से कम मैं हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूँ कि तर्क के आधार पर लोग समझने की कोशिश करें और महापुरुषों को दुरुपयोग ना करें, जाति धर्म में ना बांटें। अपराधियों की कोई जात नहीं होती, उसी तरह महापुरुषों की कोई जाति धर्म नहीं। जीव जगत के लिए, मानव जगत के लिए, जय जगत के लिए, जय सृष्टि के लिए उन्होंने काम किया है। महात्मा बुद्ध जब कहते हैं तो उनकी पूरी स्टोरी को आप देखेंगे, उनकी जितनी भी धर्म कथाएं हैं, जो भी उन सब बातें ऑलरेडी गीता के अंदर कही हुई हैं। ऐसा कुछ भी महात्मा बुद्ध अलग से नहीं बोलते हैं जो गीता में न कही है। गीता को एक संविधान मान लिया जाना चाहिए, मानना चाहिए ना। कर्मयोग का संविधान है, कर्मयोग का सिद्धांत है। ईश्वर ने बताया कि कैसे कैसे क्या करना, आपको कैसे चलना, राजनीति, कूटनीति और न्याय शास्त्र के दूसरी परिभाषा का नाम यदि गीता हम कहें तो क्या गलत होगा? नहीं, बिल्कुल सही होगा वो। और राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी मार्गदर्शक आदर्श बुक कहा जाए, पायस बुक के रूप में देखा जाए तो वो श्रीमद् भागवत गीता ही बिल्कुल श्रीमद् भागवत, जो अकेले ही पूरी राजनीति शास्त्र, कूटनीति शास्त्र और न्याय शास्त्र का एक विधिवत संरक्षक के, राष्ट्र संरक्षक की भूमिका में, मार्गदर्शक की भूमिका निभा रही है। बिल्कुल उस पर लेकिन चर्चा कहाँ होती? लेकिन उसको क्या है, सांप्रदायिक बुक घोषित कर दिया गया। जबकि वसुधैव कुटुंबकम की आत्मा कहीं पर निर्भर करती है तो वो जन्म लेती है श्रीमद् भागवत के अंदर से। सर वो उसको अध्यात्म से वो तो बताया ना कि अन्याय के खिलाफ जब युद्ध हो रहा था तभी तो सूत्र दिया ना भगवान ने। तो जब जब अन्याय हो, जहाँ जहाँ हो, जहाँ कर्मवाद के सिद्धांत की आवश्यकता हो, गीता की आवश्यकता है। गीता को पढ़ते हैं लेकिन गीता की मानते नहीं। गीता जो कहती है उस पर चलते नहीं। क्योंकि गीता के रास्ते पर चलना नहीं है, कर्म के सिद्धांत को अपनाना नहीं है, लोगों को जातियों में बांटना है, सांप्रदायिकों का विभाजन करना है और लोगों में विध्वंस करा के अपनी राजनीति का पर्चा रखना है। केवल मकसद सर। और जितने बड़े नेता, इन लोगों का राज दरबार देख लिए, दिल्ली में वो बड़े बड़े इतने सारे बंगले देख लीजिए,
और जहाँ पे ये 2.5 लाख रुपए का आवास का वितरण हुआ था, उतने में हमारे इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े बंगले, इतने बड़ी बड़ी कोठियों में क्यों रह रहे? इस गरीब जनता वाले देश में जहाँ 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं। हाँ 80 करोड़, मतलब जो सब्सिडी पे चल, हमें बोलने में तकलीफ हो रही है कि 80 करोड़, 80 लाख बहुत ज्यादा है। जिस देश का युवा मोबाइल के लिए, स्कूटी के लिए, पता नहीं क्या क्या लोभ लालच के लिए, अत्ता भत्ता के लिए उस पर टूट पड़ रहा है, ये तो शर्म की बात है ना। ये देश स्वावलंबी कब कब अपने पैरों पर खड़ा होगा? हमें इस पे चिंतन करना होगा, सारी पार्टियों को करना होगा कि इस देश को स्वावलंबी बना दो यार, ताकि ये देश अपने पैरों पे खड़ा हो और विकसित भारत पूरे विश्व की अगुवाई कर सके। तो वीवीएस परिवार जो है, अब फिर से हम आप आते हैं कि जो आपकी विचारधारा को मैच करता है, जो ये राष्ट्र की आत्मा है, बराबरी, भाईचारा, सहभागिता, जो आज हमारे समाज से लगभग खत्म हो चुकी है। गांव की परंपराओं में जब भारत विकसित भारत के या विकासशील भारत की इस परिस्थितियों में नहीं था, आज के 35-40 साल पहले था, तब भारत वो गांव की संस्कृति होता था। एक शादी होती थी, कोई कार्यक्रम होता था, गांव का हर व्यक्ति के अंदर चीजें तैयार होती थी, उसको लगता था कि मेरे घर पे हो रही है, मेरे गांव का जश्न होता था। बिल्कुल, वो क्या थी? सहभागिता ही तो थी। हाँ, यानी सहयोग और सेवा, ये दो हाथ जो बनाया भगवान ने, वो एक सहयोग के लिए, दूसरा सेवा के लिए होता। ये संस्कृति थी हमारी। उस गांव की मिठास, हमारी संस्कृति, इन सबों ने बांटा। गांव में जब चुनाव शुरू होता है, पूर्वों में बांटते, जातियों में बांटते, उसमें जो दलाल हर पार्टियों के हैं अपना अपना एक गोल बना देते हैं कि मैं ये वाली पार्टी का, मैं वो वाली पार्टी का, उसी तरफ गोलबंदी करके वैमनस्यता का एक वातावरण डेवलप कर दिया जाता है। तो वो बार बार ऐसा किया जा रहा है, इसलिए दरारें बढ़ रही हैं, लोग अलग हो रहे हैं। और यही कारण है कि परिवारें भी जातियों की तरह से, परिवार के अंदर भी परिवारें बन गई। अरे सर बिल्कुल, समाज से ही तो परिवार है, परिवार से ही तो समाज है। दोस्त सब एक दूसरे से लगे हुए हैं ना, तो वो एक परिवार हमारा समाज भी तो होता है, वो भी तो क्या हमारा समाज है, जिसमें एक संयुक्त परिवार हुआ करता था। उसका प्रभाव समाज पे पड़ा, क्योंकि समाज का प्रभाव सब पे पड़ना है। यही नतीजा सबके सामने, सब टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। यानी क्या हम ये कहना चाहें कि समाज के अंदर से जो न्यायिक वैचारिकता थी, एक दूसरे के प्रति अन्याय शब्द आने से लोग भयभीत हो जाते थे, वो विचारधारा खत्म हो गई। तो क्या वो विचारधारा पुनर्जागृत करने की जिम्मेदारी हम सबके कंधे पे नहीं है? बिल्कुल हम सबके कंधे पे है। आप सबको पता है, हम लोगों ने तो देखा है कि गांव में जब छोटे मोटे मुकदमे झगड़े होते थे, तो गांव के 10 पंच दोनों पार्टी के सैनिकों को बुलाती थी कि आओ मिल बैठ के हम लोग, है ना, पंच परमेश्वर जिनको खाया था, वो प्रेमचंद ने लिखा भी, एक कहानी भी इस पे लिखी। तो उसमें पंच परमेश्वर न पक्षपात करता था, न जातिवाद देखता था, न पार्टी देखता था, न गोलमोल, इतने नीचे गिर गए हम। आज ना कोई पंच रहा, ना कोई परमेश्वर रहा। अब बड़ी बड़ी कोर्टें बना दी गई, बड़ी अदालतें बना दी गई, बड़ी एजुकेशन सिस्टम को पास करने के बाद IAS, PCS, न जाने क्या क्या, उसके बावजूद भी वो न्याय नहीं हो पा रहा है जो गांव में हो जाया करता था, जो अनपढ़ों द्वारा होता था। वो अनपढ़ लोग जो फैसला करते थे, उसका पालन तत्काल होता था, और एक सामाजिक दबाव होता था कि हम गलत कर रहे हैं। इन पंचों ने, समाज ने अगर फैसला कर दिया सही, तो मानना होता था। इसीलिए जानते क्या होता था, एक तो सामाजिक दबाव बनाने के लिए एक परंपरा थी प्राचीन जमाने में, भात भोज बंद कर देना, है ना, भात बंद कर देना, लोगों के आना जाना। तब वो बहिष्कृत परिवार अपने आप को लज्जाजनक महसूस करता था। तो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करने वाली बात है। गलत काम करने से, और किसी का हक मारने से, किसी शोषण करने से दबता था, डरता था। अब क्या हुआ, कोई मतलब नहीं, वो और सीना तान के चलेगा, क्योंकि उसको और सम्मान मिलने, क्योंकि हमने जातियों का विद्वेष इस तरह से पैदा किया। बिल्कुल, जातियों का, और जातियों के अंदर फिर उनके ऊंच और नीच का जो कॉन्सेप्ट क्रिएट किया, जो इकोनॉमिकली एक भाई एक दूसरे भाई से इकोनॉमिकली ज़्यादा स्ट्रांग, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो गया, तो अपने भाई को नाचीज समझने लग गया। जी बिल्कुल, ये जानते हैं, सब कैटेगराइजेशन किया गया। अंग्रेजों का शासन हमने पढ़ा, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों ने क्या किया, उस जमाने में जो ज्यादा लोग थे, पैसे वाले थे, राय बहादुर की उपाधियां बांटी, है ना, लोग पढ़े हिस्ट्री में। हरियाणा के अंदर राव भांड कह दिया, अपने तरफ मिला लिया, कह दिया कि तुम यहाँ पे लगान वसूल करो, तुम ये करो, तुम सारी चीजें। तो वही डिवाइड एंड रूल का सिस्टम आज भी उससे बदतर तरीके से लागू है। नतीजा हमारे आपके साथ।
परिवारों को बांटना और परिवारों को तोड़ना, एक दूसरे से अन्याय करना की संस्कृति कभी भी किसी भी राष्ट्र की संवर्धन की शिक्षा नीति नहीं हो सकती। नहीं, इसका ताजा उदाहरण हम आप देखते हैं, एक परिवार है, दो भाई हैं, एक पार्टी में, दूसरी पार्टी में, और वो न्याय वो जो है सामाजिक संस्कार कैसे हो सकता है? हाँ, ये तमाम ऐसे तो मेरे समझ से हर गांव और में इस बात को प्रमाणित करते हुए नेता फिरते हैं, बिल्कुल, और कहते हैं ये प्रजातंत्र है। हाँ, उसी को प्रजा, ये सब मुहर लगाते हैं, उसको वैधानिकता के मुहर और सच्चरित्रता के मुहर लगा दी। ये तो भ्रष्टाचार का सपोर्टर है, और दूसरा जो है न्याय की बात कर रहा है। हम लोगों ने पढ़ा है संस्कृत में, महाजनो जेन गथ सपंथा, तो जो बड़े लोग जिस रास्ते पर चलते हैं वो रास्ता बनता है, हाँ। उसके पीछे जो छोटे लोग हैं उसका अनुसरण करते हैं, नतीजा। और आज की संस्कृति क्या हो गई कि बड़े लोग कौन हो गए? जो सबसे करप्ट हैं, जो बलात्कारियों के संरक्षक हैं, प्लेटफॉर्म से बलात्कारियों का संरक्षण कर रहे हैं, फूल माला पहना रहे हैं। जिनके पास गलत रास्तों से भी मनी पावर या ये राजनीतिक पावर है, भले ही रास्ता गलत रहा हो, तो वो हमारा एक तरह से पथ प्रदर्शन हो गया, प्रदर्शक हो गया, उसी के लोग नकल करने लगे। आज एक सज्जन व्यक्ति की चर्चा नहीं होती। आप क्षेत्र में पूछेंगे, अच्छा प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है, गांव का आदमी चट्टी चौराहे का बताएंगे। आप पूछेंगे सज्जन आदमी कौन है, तो कोई नहीं बताता है, किसी को पता ही नहीं। उसके गांव का सबसे ईमानदार आदमी कौन है, किसी को नहीं पता। यानी नागरिकता का चरित्र बना दिया गया, नागरिकता का स्टेटस बना दिया गया, सामाजिक संस्कार बना दिया गया, यानी देश और समाज को मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखने की जो षड्यंत्र थे वो अंग्रेज भी चले गए, मुगल भी चले गए, लेकिन उनकी पीढ़ियों का संस्कार बनाए रखने की जो कोशिश है, शायद भारत को तोड़ने का एक सबसे बड़ा षड्यंत्र है। आज भी चल रहा, अभी भी निरंतर जारी है। चले गए अंग्रेज चले गए, लेकिन उनके औलादें रह गई, तो कुछ न कुछ तो करेंगे ना। जैसे खेत में वो जब हम वो सफाई करते हैं, दूबा मोथा की अगर जड़ पूरी नहीं निकालते हैं, मोथा घास होती है, आपको अगर उसका गोल बड़ा कोस नहीं निकाल लेते, मोथा फिर डेवलप होगा। हाँ। वो घास दूबा अगर होती है, अगर एक भी तिनका उसका गांठ पड़ी रह गई, फिर डेवलप कर जाएगी। वही हुआ है। बिल्कुल। तो हम वीवीएस न्यूज़ पावर, जो वीवीएस परिवार की आवाज़ है, उसका मिशन है कि जब तक हर गांव का हर बच्चा, हर स्कूल में पढ़ने वाला छात्र उसके अंदर न्याय मित्र होने की वैचारिकता नहीं पैदा हो जाती, तब तक भारत फिर से अपने स्वावलंबन को प्राप्त नहीं कर सकता। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सच है। बिना उसके जैसे होता क्या है, गांव के लोग परेशान हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, उनका काम है, प्रशासनिक आवश्यकताएं हैं, ढेर सारी हैं, कोई नहीं सुनता। कहाँ जाएं, किससे कहें? जानते हैं सबसे बड़ा संकट इस समय खड़ा हुआ है, विश्वसनीयता का संकट खड़ा है। जाएं तो जाएं कहाँ? मतलब भरोसा नहीं रहा लोगों में, भरोसा नहीं रहा, और कोई भरोसेमंद लायक भी नहीं रहा। तो आदमी कहीं न कहीं से किसी भी तरीके से इन प्रकारेण किसी से भी समझौता करता है। वो सोचता है भैया किसी भी तरीके से शॉर्टकट रास्ते से, बाईपास से ही हमारा काम बन जाए, बना दो। और आज के ज़माने में ये सिस्टम हो गया है, कोई अगर घूस लेके उसका काम कर दे, उसको जनता कहती बड़ा ईमानदार। ऐसा संस्कृति डेवलप है। बिल्कुल सही बात है। तो इसी के साथ मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा, और इसी के साथ दो चार शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। बताएं। इस पॉडकास्ट का मेन मिशन जो है, और मैं जैसे कि आज की डेट में एक आजमगढ़ किसी भी ज़िले के लिए बड़ा सौभाग्य की बात होती है कि उसका सबसे बड़ा IPS ऑफिसर, यानी जिसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहा जाता है, वो ईमानदार हो, यानी दंडाधिकारी ईमानदार हो, जो DM यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी जिसके अंदर पूरा जुडिशल सिस्टम होता है, वो ईमानदार आ जाए, और इन सबको दूर से देखने वाला एक DIG मंडल आ जाए और वो भी ईमानदार हो, तो शायद उस जिले के बदलाव की एक नई क्रांतिकारी पहल का एक मुकाम होता है। शायद आप भी ऐसा महसूस करते हैं? बिल्कुल, मुझे वर्तमान में ऐसा फील भी हो रहा है। आजमगढ़ के DIG वैभव कृष्ण साहब, अब नए DM साहब आए हैं, नवीन चहल जी, क्या नाम है आपका? हाँ, नवीन चहल जी। इनकी प्रोफाइल जैसा हमने चर्चा करी, पिछली जो प्रोफाइल है, इनका हिस्ट्री रही है, इस तरह की रही है, ईमानदार प्रवृत्ति की। आदरणीय हेमराज मीना जी हैं, IPS अफसर हमारे, इनकी पूरी सबकी एक ही हिस्ट्री है कि सब ईमानदार की हिस्ट्री है। तो मुझे लगा कि
अगर ईमानदार इकट्ठा होंगे तो दिया होगा तो जलेगा जरूर। जी जी हो सकता है आंधियां थोड़ा दाएं बाएं करें, उनके लौ को झुका दें, लेकिन दिया है तो वो जलेगा ही। तो राजनीतिक प्रदूषण जो है वो सबसे इनको ज्यादा प्रभावित कर देता है। कभी कोई मजबूरियां होती हैं, इनको इनके प्रभावित सामने करता है। चैलेंज जरूर होते हैं, जी, बिल्कुल। लेकिन इनका ये दृढ़ संकल्प यदि वाकई मजबूत होगा तो निश्चित रूप से राजनीतिक प्रदूषण से भी जिले को बचाएंगे और राजनीतिक संवर्धन की जगह न्यायिक संवर्धन का काम करने का प्रयास करेंगे तो जनता को राहत मिलेगी। जनता एक चीज बताऊँ आपको, जनता बड़ा भले हो सकता है, डीएम से हर कोई तो मिलता नहीं। हाँ मैं हूँ इतना दिन से डीआईजी साहब से नहीं मिला, एसपी साहब से नहीं मिला, जरूरत ही क्या है। हम लोग आम जनता ये चाहते हैं ये जिस पद पे आए हैं उसके साथ न्याय न्याय आदमी मुस्कुराता हुआ जाए, रोता हुआ जाए, मुस्कुराता हुआ आए। हाँ। और जो हमने जिम्मेदारियां सौंपी हैं इन लोगों के लिए प्रशासनिक कानूनी रूप से, उसका ईमानदारी से पालन कर दें। दूर से ही अच्छा लगता है कि आया है कोई अच्छा आदमी, तो उम्मीद है कि आजमगढ़ में ये तीनों अधिकारी अच्छे आए हैं, कुछ अच्छा होगा आजमगढ़ के लिए, हम लोग ऐसी उम्मीद करते हैं। तो हम आगे आपसे ये कहना चाहते हैं कि बीबीएस न्यूज़ परिवार चाहता है कि आपके भारत रक्षा दल एक ऐसा कुछ डिसिप्लिनरी मीटिंग करे, एक ऐसा कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे जिससे कि एक न्याय मंथन की अवधारणा तैयार हो पूरे जिले के अंदर, और उस न्याय मंथन के मंच पर सारे जिले के जितनी भी पार्टियां हैं, सर्वाधिकारियों को, सारे विधायकों, सांसदों को बुलाया जाए, और उस न्याय मंथन में सारे वरिष्ठ अधिकारियों को भी बुलाया जाए और वो सारे मुद्दों को रखा जाए। कम से कम महीने में एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? महीने में अगर 6 महीने में हो जाए तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है, महीने की तो बात ही छोड़ दीजिए। अच्छा। अगर इस तरह से अगर होंगे तो जवाबदेही तय होती है ना, एक सामाजिक जवाब। नेता क्या है, कहाँ जनता के सामने जाता है, सही बात है। वो तो छुपता है, प्रश्नों से छुपता है, वार्तालाप से छुपता है, बहस से। और दूसरी बात, आज के लोकतंत्र में एक चीज़ और गलत चल रही है, राजनीति भी द्वेष के नजरिए से हो रही है। हाँ, लोकतंत्र में प्रतिशोध की भावना, प्रतिशोध की भावना से, ये सबसे बड़ा गलत, क्योंकि यही तो अपात्रता सिद्ध होती है। आप हमसे अगर क्रॉस क्वेश्चन पूछते हो हमारे बस उसको दुश्मन मान लेंगे, उसको दुश्मन मान लेंगे, हमारी कमियों को आप उजागर करोगे तो दुश्मनी हो गई हमारी। ये लोकतंत्र की आत्मा ये नहीं कहती। अच्छा नेता वो कहलाता है जो अपने हर प्रश्न को फेस करता है और उसकी प्रामाणिकता में जाकर के खुद इन्वेस्टिगेशन करता है। इतना नहीं, हमारे यहाँ तो पढ़ाया गया कि हम लोग जूनियर में, प्राइमरी में पढ़े हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन पटी छवाए, कि अगर आपकी कमी बताने वाला आपके पास है तो आप निखरेंगे। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, कमी बताएंगे तो ये गुस्सा हो जाएंगे कि हम ही को सिखाने आए हैं। इससे सब ढेर सारी चीज़ें, अच्छे लोगों को राजनीति में आए, प्रशासनिक सेवा में आए, समाज में आए, प्रतिनिधि बने, अच्छे नागरिक बने, देश बदल जाए। तो क्या भारत रक्षा दल या बीबीएस परिवार ये मानने के लिए तैयार हो जाए कि भारत रक्षा दल न्याय मित्र की विचारधारा को जमीन पर उतारने में अपना सहयोग देने को तैयार? निश्चित 100%। हम तो चाह रहे हैं कि अच्छे लोग आगे आए, गांव में एक और अलग समूह डेवलप, एक समाज, एक न्याय मित्रों का समाज हो और दूसरा न्याय का तोड़ने वालों का समाज, और जनता महसूस करे कि जो उसको क्या चाहिए। हाँ, ऐसा सोचते हैं? 100% सोच रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं, उसी में हम चर्चा भी कर रहे हैं, लोगों से लगे भी हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि यार समाज तोड़क, गांव तोड़क शक्तियां काम कर रही हैं, तो समाज जोड़क, गांव तोड़क, व्यक्ति जोड़क शक्तियां काम कब करेंगी? विचार जोड़ने वाली शक्तियां एक साथ एक मंच पर क्यों, वो कब काम करेंगे? तो सबसे आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि जो भी इस तरह की सोच रखते हों, आइए एक साथ कुछ भारत बदलने के लिए कुछ काम किया जाए। थोड़ा सा आप इसी बात पर जगह कीजिए। बीबीएस न्यूज़ पावर, बीबीएस परिवार के मुखिया के तौर पर मैं आपका स्वागत करता हूँ बीबीएस न्यूज़ परिवार में, और भारतीय बहुसंख्यक संयुक्त परिवार भी हम इसे कहते हैं, जिसका डीएनए है बराबरी, भाईचारा और सहकारिता। बहुत सुंदर। तो भारतीय बहुसंख्यक संयुक्त परिवार का एक अभिन्न अंग भारत रक्षा दल भी बनने को तैयार है। एकदम तैयार है। हमें तो खुशी होगी जब यहाँ पे ज्वाइंट होगा, एक तरह से एक साथ जब हम बैठेंगे तो शक्तियाँ अपने आप डेवलप होंगी। और उन्होंने शुरू में कहा ना, जब शक्तियाँ विभिन्न क्षेत्रों में बटी रहेंगी तो कोई नतीजा प्रोत्साहन के अलावा कुछ नहीं है। तो आइए एकजुट होकर सब लोग जो समान विचारधारा के इस तरह की सोच रखते हैं, आइए कुछ। तो मैं अपने आजमगढ़ खास तौर से ये एक ऐसी जो रिसर्च कहिए, डेवलपमेंट कहिए, विकास कहिए, इस विकास की पृष्ठभूमि में जो विकास ही इसकी रीढ़ के अंदर से गायब हो चुका है। जी बिल्कुल। आजमगढ़ लगातार किसी एक पार्टी विशेष के 10 विधायक, 2 सांसद बनाने के बावजूद भी न्याय की वैचारिकता से
उन्मुक्त हो चुका है, जिसके रीढ़ के अंदर से न्याय की अवधारणा ही संभवतः खत्म हो चुकी है। क्या मैं गलत नहीं रही? नहीं, सही। अब जब न्याय की अवधारणा ही खत्म हो चुकी है तो जमीन पर विकास होना एक असंभव सा प्रश्न बन का ख्वाब है। तो आम आदमी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जमीन पर विकास को उतारने के लिए प्रशासनिक संरचना, इन प्रशासनिक शासनाधिकारी जो 3 न्यायमूर्ति हमारे तरफ से समाज को एक सामाजिक संरक्षण देता है, दूसरा सामाजिक पोषण करता है, दूसरा न्यायिक पोषण करता है। बिल्कुल। तो इन 3 शक्तियों के साथ जरूरी नहीं कि राजनीतिक शक्तियाँ हमारे इस विचारधारा को आगे बढ़ाएं, तो उम्मीद कर सकते हैं ये प्रशासनिक तीनों शक्तियाँ हमारे इस विचारधारा को सपोर्ट करेंगी। करना चाहिए, नहीं कर रहे तो पद के साथ न्याय नहीं होता। मैं उम्मीद है कि करेंगे, करना। सबके अंदर जमीर है, सबके अंदर एक जमीर है और सबको अपनी आत्मा को जवाब को देना होता है। कितनी भी आधुनिकता की चादर आज नहीं तो कल देना होगा, निश्चित देना होगा। तो आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। न्याय मित्र की विचारधारा बिल्कुल मानता हूँ। आजमगढ़ की सरजमी को पहले आंदोलित करेगा और ये आजमगढ़ की सरजमी से जो न्याय मित्र की विचारधारा पूरे प्रदेश और प्रदेश तक पहुंचने का एक संकल्प जो है वो व्यवहारिक बनने में आप अपनी कितनी भूमिका तय करना चाहिए? मेरा मानना है कि जहाँ पे भी इस तरह का अगर कोई दिया जल रहा है जिससे लोग जागरूक हो रहे हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं, उनको न्याय मिल रहा है, उनको सुविधा पर ध्यान रखा जा रहा हो, उस दिया में तेल अपना भी डालूं, ये हमारी जिम्मेदारी है। भारत रक्षा दल उसी पे काम कर रहा है। कहीं भी कोई ऐसा दिया बुझ न जाए, उन दियों को आइए एक मिसाल बना देते हैं, इसी दिशा में काम। थैंक यू सो मच। और 1 से बेहतर है 2 और 2 से बेहतर है 2 करोड़। हाँ बिल्कुल, निश्चित। और अब अन्याय भारत के इस छोटी सी धरती, आजमगढ़ की बात कह रहे हैं, आजमगढ़ को एक ऐसा आजमगढ़ मंडल बनाएंगे हम। क्या आप मानते हैं? बिल्कुल। ये जहाँ पर अन्याय, अत्याचार और असहयोग प्रशासनिक जीवन का हिस्सा नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। संकल्प ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं। इसीलिए तो 25 साल से 27 साल से लड़ रहे हैं हम लोग। हाँ, अपना सब कुछ, बहुत कुछ बर्बाद करके, बहुत कुछ गंवा के इसको काम कर रहे हैं। अगर हम लोगों को व्यक्तिगत सफलता चाहिए होती अभी तो ले लिए होते, लेकिन नहीं, हम लोगों को वो क्रांतिवीरों के सपनों का भारत बनाना है। क्रांतिवीरों की शहादतों की कीमत जमीन को उतारना है। बहुत कीमती लाल गए हैं सर। तो दोस्तों, अब भारत और भारत की आत्मा एक जिंदा है। हर भारतीय की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि न्याय, सत्य और अहिंसा का भारत बने। महात्मा बुद्ध का भारत यही, बाबा साहब के सपनों का भारत यही, कांसी राम के अधूरे सपनों की व्यवहारिकता यही। और समाजवादी नेता दास, समाजवादी पार्टी जिनके डीएनए पर काम करती, उसके नेता आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव बार बार कहते थे, सच्चा समाजवादी वो जो नीति, नियति और नैतिकता से ओतप्रोत हो। बिल्कुल। यदि वो उसके अंदर नियति और नैतिकता का अभाव है तो वो समाजवादी नहीं, समाज को तोड़ने वाला है। यही समाजवाद के पुरोधा नेताजी का कहना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सच्चे समाजवाद को जमीन को उतारना है तो हमें न्याय मित्र की संस्कृति को फिर से स्थापित करना होगा। तभी आदरणीय नेताजी के सपनों का भारत बनेगा, तभी माननीय कांसी राम के सपनों का भारत बनेगा, तभी आदरणीय बाबा साहब के सपनों का असला संवैधानिक भारत। संवैधानिकता जरूरी है, तो क्या आध्यात्मिकता के बगैर संवैधानिकता स्थापित हो सकती है? नहीं, सवाल ही नहीं। जिनके हाथ में नियत और नैतिकता नहीं होगी, जो आध्यात्मिकता से जन्म लेती है, तो वो संविधान तो कागज का पुतला बन के रह जाएगा, जो आज हो रहा है। बिल्कुल। संविधान के एक चैप्टर को बदलने की कोशिश हो रही है और उसको असंवैधानिक बनाने की तैयारी चल रही है, जो जमीन पर कभी जुडिशरी को हटाया जाता है, कभी प्रशासन को हटाया जाता है। क्या आप इस बात हाँ, बिल्कुल सही। तो ये है मित्रों, बीबीएस न्यूज़ पावर जिस वैचारिक विचारधारा, वैचारिक बैतरणी को तैयार कर रहा है, उसमें उसको, उसके संबल, उसकी ताकत, उसकी रक्षा, जैसा नाम है भारत रक्षा दल। आदरणीय अपना नाम बताएं और मैं हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष भारत रक्षा दल। प्रतिज्ञा करता हूँ, काम कर रहा हूँ सर, काम करके दिखाया। पे आ रहे हैं, एक आजमगढ़ के एक एक गांव, एक एक गली, एक एक स्कूल, एक एक कॉलेज के अंदर आ रहे हैं, आपसे मिलते हैं। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। जय संविधान, जय मातृभूमि, जय भारत।